चीन पर चुप्पी, पाकिस्तान पर बड़बोले बयान। अमेरिका के साथ जो है जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, कितने वर्डिक्ट आए। ट्रंप ने, विदेश मंत्रालय ने कोई ऑफिशियल बयान जारी करके अमेरिका को अंकित तक नहीं किया। मैं हूं यासर मलिक। जो चाइना और रशिया का जो स्ट्रेटेजिक दोस्ती बढ़ रही है, उसमें इंडिया का स्ट्रेटेजिक कंसर्न क्या होगा? वो स्थिति बना रखी है कि अमेरिका को झुका लिया। आज सोलर बीच में मत बोलिए। तो बहुत जमाने वो 62 में चली गई थी आज। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। कि एक तरफ पीएम मोदी ऐसे बोलते हैं कि हम शांति के समर्थक हैं, लेकिन रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, तो क्या ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? और अभी चाइना और पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन जेट आ चुके हैं, पाकिस्तान को चाइना देने वाले, तो हमें भी उसकी भी बात करनी चाहिए। भारत, रशिया, चीन, पाकिस्तान पर जब जनता ने तीखे तीखे सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कैसे हिल जाते हैं, कैसे उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। साथ के साथ अंजना ओम कश्यप भी हैरान हो जाती हैं जनता के ये सवाल सुनकर। जब जनता के सवालों पर बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दे रहे थे और गलत फैक्ट बोल रहे थे, तब जनता के ही बीच से एक स्टूडेंट ने जब उनको टोका तो देखिए कैसे मिर्ची लगती है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और साथ के साथ गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप को, और उस लड़के को चुप करा देती है, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता की हालत खराब कर देती है जनता। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, बहुत शानदार डिबेट हुई है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है भारत, चीन, रशिया और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में। और साथ के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बहुत अच्छी खासी बातें बताई हैं और धज्जियां उड़ाई हैं। तो पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। देखिए साहब, जो कुछ हो रहा है ये विश्व में एक नए युग का सूत्रपात है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आफ्टर द फॉल ऑफ यूएसएसआर इन 1991 एक बहुत बड़े अमेरिकन थिंकर थे जो जापानीज ओरिजिन के हैं। उनका नाम था फ्रांसिस फुकुयामा, जिन्होंने किताब लिखी एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उन्होंने मान लिया अब सब कुछ खत्म हो। उसमें जानते क्या वर्ड था? वेस्ट हैज प्रूवन इट इज द बेस्ट, सो इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। यानी उन्हें मान लिया ग्लोबलाइजेशन, ओपन मार्केट इकोनॉमी, अल्ट्रा इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, एवरीथिंग विल बी फाइन। अब आइए साहब क्या हुआ? 1 जनवरी 95 को बना WTO, और जो कुछ अब अमेरिका में हो रहा है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब कह रहे अपना अपना देश देख लो। और 2017 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका शीर्षक था ग्लोबल ट्रेंड फॉर 2035। उसने कहा 2035 तक ये वर्ल्ड एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के रूप में आकर स्थापित होने जा रहा है। तो ये ट्रांजिशन हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। भारत और रूस के बीच में जो समझौते हुए हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, 2-3 फील्ड्स ऐसी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में रूस के पास बहुत कुछ है भारत को देने के लिए। स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ है, और हमारे 2 रक्षा विशेषज्ञ हैं। कोल्ड वॉर एरा की भी लीगेसी है। हमारा 60% से अधिक जो डिफेंस का इंपोर्ट है और जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनका रशियन ओरिजिन है। तो रशिया के पास स्किल है, उसके पास डिफेंस ग्रेड का मटेरियल है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, मगर अगर देखा जाए मैन पावर हमारे पास है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना स्किल इंडिया वगैरह, स्किल्ड मैन पावर होगी तो हमारा और रशिया के बीच में हमें दोनों को लाभ होगा। जो हम कहते हैं क्लीन एनर्जी के फील्ड में, न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में, उसमें हमें जबरदस्त लाभ हो सकता है। और मैं एक और बात कहूं, हो सकता है किसी को थोड़ी अटपटी लगे, जिस दिन POK भारत के पास आ जाएगा ना, उस दिन रशिया के लिए भी नए द्वार खुल जाएंगे। आप कहेंगे जी कैसे? रशिया एक ऐसा देश है वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो कभी उतना डोमिनेट नहीं कर पाया। क्यों? उसके पास ऐसा कोई समुद्र नहीं है जो 12 महीने काम करता हो। और अगर POK जिस दिन भारत का हिस्सा बनेगा तो अफगानिस्तान से सीधे सीमा जुड़ेगी, और मॉस्को से काबुल तक सलांग हाईवे है, तो भारत से सीधे सड़क मार्ग हो जाएगा और उसे वो समुद्र मिलेगा और हमें वो टेक्नोलॉजी मिलेगी। दुनिया में क्या शेप उभरेगा ये आप फ्यूचर में जाके सोच सकते हैं। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जिन समझौतों के ऊपर बात हुई है, और मैं ये भी कहना चाहता हूं ईमानदारी से, कांग्रेस के जमाने से भी, उस जमाने में भी हमारे रशिया से बहुत अच्छे संबंध रहे और रशिया ने उस समय हमको बहुत सपोर्ट किया। मगर एक पॉइंट और कहना चाहता हूं, रशिया से हमारा संबंध सिर्फ इतना नहीं है, रशिया से भारत का बड़ा पुराना गहरा संबंध है। इस पे हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो, मैं आप लोगों से कहूंगा जाके चेक करिए। रशिया में मोल्डोवा प्रोविंस में एक रिवर है जिसका नाम है मोक्ष। अब आइए साहब, रशियन भाषा में मां के लिए एक शब्द होता है मातुक्ष। अब इसमें मात तो साफ नजर आ रहा है। ये अगर हम कहेंगे किताब मुझे दे दो तो कहते इतो मया कृनगा, बिल्कुल संस्कृत वाला। एकादश के लिए वर्ड है, 11 के लिए वर्ड है एकादश। तो भारत के साथ, और बाकू में जाके चेक करिएगा, एक जगह है आतिशगाह जहां परमानेंट
फायर जलती रहती है और वहां गणेश जी और शंकर जी दोनों की मूर्ति भी है और लिखा भी हुआ है। इसका साफ दिखाई पड़ता है आज से नहीं हजारों साल से भारतीय संस्कृति का विस्तार जिन क्षेत्रों में था, ठीक। अगर मैं कहूं 21st सेंचुरी में वो एक नए स्वरूप में सामने आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक तरीके से एक बड़ा कदम, एक माइलस्टोन आप मान रहे हैं, ये जो रूसी राष्ट्रपति का दौरा है और भारत को फायदा होते देख रहे हैं। अजय जी, देखिए, भारत और रसा का जो रिलेशन रहा है पौराणिक है। हमारी जो ये दोनों के आपसी संबंध है, ये न केवल आर्थिक या कूटनीतिक बल्कि सांस्कृतिक संबंध भी रहे और इन संबंधों का वैचारिक आधार पर भी एक बड़ा इस देश को मिला है। जैसे समाजवाद, 5 ईयर प्लान, वो पहले से चलता रहा। ठीक है, आज सोवियत रसा नहीं रहा, लेकिन सोवियत रसा ने कई मौकों पर, जब बांग्लादेश की बात आती थी तो बांग्लादेश की लड़ाई के युद्ध के दौरान वही अमेरिका जब परमाणु पनडुब्बी भेजा, उस दौरान हमने कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप पे एक संधि की थी इंदिरा गांधी ने, और एक मजबूती के साथ वो देश हमारे साथ रहा। हमेशा जब भी मौका आया है वो हमारे साथ खड़ा रहा है। और भारत रसा का आज भी जो संबंध है ये निरंतरता का एक परिणाम है। मैं मानता हूं कि भारत मजबूत है। भारत के साथ संबंध और दोस्ती बनाने का यदि प्रयास रसा किया है तो दोनों के अपने अपने स्ट्रेटेजिक जरूरतें हैं और उन जरूरतों पर हमको मौलिक तौर पे जो व्यवहारिक पक्ष है उस व्यवहारिक पक्ष पर आना चाहिए। बातें हम जितनी भी कर लें, लेकिन सच्चाई है कि 3-4 बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर वार्ता चल रही है। मुझे लगता है उस पर कोई समाधान भी आएगा। हाँ। भारत और रसा के साथ जो भारत का व्यापार संतुलन है वो भारी मात्रा में असंतुलित है। उसको हम कैसे भारत के पक्ष में करें, क्योंकि हम आयात ज्यादा कर रहे हैं, हमारा जो पक्ष है निर्यात का वो बहुत कम है, तो उसको हम कैसे बैलेंस बनाएंगे, ये एक मेजर चुनौती हम दोनों देशों के लिए है। दूसरा, रुपए में हमारा वहां जा रहा है, ये एक क्राइसिस भी है, इसको SRVA क्राइसिस कहते हैं। इस पर भी मुझे लगता है चर्चा जरूर हुई होगी दोनों देशों के बीच। तीसरी बात जो है, रक्षा आपूर्ति में विगत कुछ वर्षों में यूक्रेन युद्ध के कारण जो है टाइम को लेकर के बड़ा डिले हुआ है। जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है उस कंसर्न को ध्यान में हमें रखने की जरूरत है और मुझे लगता है आज की बैठकों में इस पर भी कोई ना कोई प्रकाश डालने का काम दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब बैठे हैं तो जरूर किया होगा। और भू राजनीतिक चुनौतियां जिसकी चर्चा आपने की वो एक मेजर है कि जियो पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परमानेंट दोस्त और दुश्मन कोई किसी का नहीं है। हम अपने राष्ट्रीय हित को आगे प्रमोट करते हैं, हर देश वही चाहता है। उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे संबंध, क्वाड में हमारे संबंध नेचुरल है। आज के डेट में अमेरिका से जो संबंध हमारे हैं उसमें उतार चढ़ाव है। फिर तेल का एक बड़ा जो है मैटर है, तेल के अंदर में भी एक बड़ा खेल है। मुझे जरूर इसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है, हालांकि राष्ट्राध्यक्ष महोदय दोनों देश के आज बैठे हैं, पर भारत के लोगों को जो तेल वहां से आ रहा है उस तेल के लिए 2 कंपनी अभी जो है यूरोपियन यूनियन में उस तेल को भेजती रही है, न्यारा और रिलायंस। वो इसके कारण पिछले 6 महीने में लगभग $20 बिलियन रुपए जो है उन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे कमाए हैं, कंपनियों ने कमाए हैं। भारत के लोगों को 20 पैसे भी उनको डीजल पेट्रोल पे कमी नहीं आई है। तो वो डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब आगे जनता के तीखे तीखे सवाल आएंगे जिससे बीजेपी प्रवक्ता ही धज्जियां उड़ने वाली, बीजेपी प्रवक्ता हैरान और अंजनम कश्यप भी हैरान हो जाएंगे। डिबेट देखिए। जरूरी है, यदि तेल हम रसा हमको दे रहा है वो हमारा साथी और है, आज भी उसका राष्ट्रपति लाभ पुतिन भारत ने के लोगों को रिटरेट होना किया चाहिए। कि एनर्जी भारत फ्लो के में लोगों को होना कोई चाहिए। दिक्कत नहीं होगी, उसमें कोई बाधा हम नहीं चाहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि जो रशिया का दौरा है भारत में, उससे तेल के दामों पर क्या असर पड़ेगा? डायरेक्ट सवाल। मैम, मेरा सवाल वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी जी से है कि सर, अगर भारत पुतिन से और अच्छे संबंध बनाने में आगे बढ़ रहा है तो क्या इससे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को इस चीज़ से परेशानी हो सकती है, और क्या परेशानी होगी तो भारत को इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? मेरा सवाल संजय सर से है कि जैसे इंडिया और चाइना का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश की वजह से, तो इंडिया और रशिया का और चाइना और रशिया का जो स्ट्रेटेजिक दोस्ती बढ़ रही है उसमें इंडिया का स्ट्रेटेजिक कंसर्न क्या होगा? और इधर से कोई, इधर से आ रहे हो, खड़े हो जाइए जल्दी से। छोटा छोटा सवाल एकदम। लड़कियां क्यों नहीं सवाल पूछ रही? मैम, राजनीति तो होती रहेगी, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई थी IAF की, इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि 55 ऑथराइज स्क्वाड्रन है और हमारे पास सिर्फ 31 हैं, और अभी चाइना और पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन जेट आ चुके हैं, पाकिस्तान को चाइना देने वाले, तो हमें भी उसकी भी बात करनी चाहिए। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी सर से है। जब संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद RIC की बात चली थी, लेकिन दूसरी तरफ वहीं ट्रंप चाइना को ऑफर कर रहे हैं G2 का, तो इसमें भारत अपना संबंध कैसे बैलेंस करेगा? ठीक है,
चीन पर चुप्पी, पाकिस्तान पर बड़बोले बयान, अमेरिका के साथ जो है जब सिंदूर ऑपरेशन हुआ था कितने वर्डिक्ट आए ट्रंप ने, विदेश मंत्रालय ने कोई ऑफिशियल बयान जारी करके अमेरिका को अंकित तक नहीं किया, और जब पाकिस्तान की बात आती है तब बहुत बड़े बड़े बयान दिए जाते हैं। रशिया और भारत के जो संबंध है उसमें जो अंदर पर्दे की बात जो चल रही है, जो संबंध में खटास आ रही है, उसको भी थोड़ा हाईलाइट करिए भाई। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी सर से है कि एक तरफ पीएम मोदी ऐसे बोलते हैं कि हम शांति के समर्थक हैं, लेकिन रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, तो क्या ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? चलिए अब सुधांशु जी आप ही देखिए, रशिया यूक्रेन के बारे में भारत का बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि समझौता शांति के द्वारा होना चाहिए। मगर यहीं पर मैं कहना चाहूंगा, चूंकि हमारे विपक्ष में कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे ओपनली हमें यूक्रेन के पक्ष में जाके खड़े हो जाना चाहिए, तो किस तरीके से मध्य का रास्ता निकाला जा सकता है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया। जो एक प्रश्न पूछा गया था कि चाइना के बारे में बोलने की बात, तो मैं बताना चाहूं चाइना के बारे में, चाइना ने हमारे बारे में क्या बोला है, ये चाइनीज गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है अप्रैल में, ऑपरेशन सिंदूर से जस्ट पहले, जाके चेक कर लीजिएगा। इट्स अ टाइम फॉर ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, यानी चीन कह रहा है कि भारत और चीन को नजदीक आना चाहिए, हम नहीं कह रहे हैं उतना। और जहां तक, इसीलिए आप समझिए ना कि, और चीन ने अपनी तरफ से उस विषय की शुरुआत की, क्योंकि आज भारत ने अपना, और चीन की आज ये स्थिति क्यों है मैं ये भी बताना चाहता हूं। दूरदृष्टि रखकर अगर दूरगामी नीतियों से काम होता है तो होता। आज क्रिटिकल मिनरल्स पे चीन ने वो स्थिति बना रखी है कि अमेरिका को झुका लिया। आज सोलर, बीच में मत बोलिए। तो बहुत जमाने वो 62 में चली गई थी, हजारों किलोमीटर की जमीन, चाचा जी के जमाने में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए एक और बात समझिए, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, लोग भूल गए होंगे इसको, सोलर सेल्स पे 90% चाइना का कब्जा है और सोलर एनर्जी के सेक्टर पे 80%। जनवरी 2023 में भारत की एक कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में सोलर में होने जा रही थी इनलिस्ट, एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, भारत में हल्ला मच जाता है, इनलिस्टमेंट रुक जाता है। फिर नवंबर 2024 में दोबारा इनलिस्ट होने जा रही होती है, फिर वही रिपोर्ट यूएस कोर्ट में सबमिट कर दी जाती है एक ऐसे अटॉर्नी के द्वारा जो जॉर्ज सोरेस का मित्र था, और उसके बाद फिर भारत की संसद में हल्ला मचता है, और उसके बाद हल्ला मचता है और उसके बाद फिर वो रुक जाती है। मित्र अडानी के लिए देखिए कितना प्रेम फैक्ट बोला है, गलत हो तो बताइएगा। भारत में हल्ला होने से अमेरिका के इनलिस्ट होने में क्या दिक्कत है भाई, उन्होंने अभी भी उन पर केस चल रहा है। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो जनता ने तीखे तीखे सवाल पूछे आप उसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। उस पर कभी कोई न सवाल, न कोई दुकान बंद हो गई, न कोई ईडी, न सीबीआई चले गए। बहुत प्रेम है आपको, की ताकत पूरे दुनिया को पता है और दुनिया जानता है कि भारत कहां है, आज कहां था पहले। हम सांस्कृतिक बौद्धिक तौर पे भी आगे थे, आज भी हैं, हमारा युवा पावर है, एजुकेटेड हमारा वो है, मार्केट है हमारे पास, इसके कारण दुनिया को हमारे पास आके झुकना होगा। ये ताकत आप हैं, इस देश के नौजवान है, इस देश की जनता है, इसके कारण ये ताकत बनी है। पर इसके लिए भारत और रसा के रिलेशन को हम आगे बढ़ाएं, पर अन्य देशों के रिलेशन को उस पर हम क्वेश्चनिंग ना करें, बल्कि सबको मल्टी। तो दोस्तों आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी के प्रवक्ता कैसी कैसी बातें कर रहे थे, और जब जनता ने उनसे सभी मुद्दों पर सवाल पूछे, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना और भारत रशिया और जो तेल के दामों के बारे में जब सवाल पूछे, तो बीजेपी के प्रवक्ता इन सवालों से बचते हुए नजर आए और वो इधर उधर की बातें करने लगे। तो अभी जनता के बीच से एक लड़का बोलता है तो उसको चुप करा दिया जाता है गोदी मीडिया एंकर की तरफ से, और बीजेपी के प्रवक्ता उसको जो है चाचा नेहरू के नाम से चिढ़ाने लगते हैं। इस तरीके की बात होती है क्योंकि उस लड़के ने पूछा था कि जो चीन ने हमारी जमीन को कब्जाई है उसका क्या होगा, तब इस पर ये बातें हुई थी। आप लोगों को ये देखकर कैसा लगा इस पर कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग ये भी बता कर जाइए कि जो जनता ने सवाल पूछे वो सवाल आपको कितने पसंद आए, और क्या बीजेपी के प्रवक्ता ने उन सभी सवालों के सही तरीके से जवाब दिए, या बीजेपी के प्रवक्ता ने सभी सवालों को गोल पोस्ट करके जो वो बीजेपी के प्रवक्ता के मन में आता है वही जवाब दिए। आप लोग इस पर भी कमेंट जरूर कीजिए। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जितनी भी बातें कही इस डिबेट के अंदर, जो जो मुद्दे उठाए, जो जो पॉइंट गिनाए भारत और रशिया के संबंधों के बारे में, और भारत और रशिया के बीच क्या डीलें होनी चाहिए और किस तरीके से भारत और रशिया अपने संबंध को मजबूत कर सकती है, जो जो पॉइंट गिनाए आप उसके बारे में क्या कहते हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता की इन बातों से कितना सहमत है तो कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक जरूर करके जाइए।
और आप लोग ये भी बताकर जाइए कि आज की डिबेट का आपको बेस्ट प्रवक्ता कौन लगा, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता। आप लोगों को किसकी बातें सबसे अच्छी लगी, किसने टॉपिक पर बोला, किसने पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिए, किसने जनता के सही जवाब दिए, आप लोगों को कौन सा प्रवक्ता पसंद आया, कमेंट जरूर करके जाइए।